सल्तनत काल नाम सुनते ही एक लंबा सा टॉपिक सामने आ जाता है और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। कई शासक, कई वंश, कई घटनाएं और इन्हें याद करते करते स्टूडेंट का काफ़ी समय निकल जाता है। लेकिन पेट 2026 की तैयारी में मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं किसी टॉपिक को सिर्फ इसलिए लंबा नहीं करती कि वह बड़ा है। मेरा फोकस है कम समय में पूरा टॉपिक करना और उस समय को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगाना जो एग्ज़ाम के लिए मायने रखती हैं। आज सल्तनत काल को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि पेट के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण है वह छूटे नहीं और जो आपके काम का नहीं है उसमें आपका समय बर्बाद ना हो। आप क्लास को पूरा देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि कम समय में इस तरह टॉपिक को तैयार करना आपकी तैयारी के लिए कितना उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सल्तनत काल को। आपके पेट के सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही लिखा है, सल्तनत काल। तो इसमें सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य देखेंगे। सबसे पहले है वजीर। ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग यानी कि दीवाने वजारत का प्रधान। इसके बाद है आरिजे मुमालिक। ये सेना विभाग यानी दीवाने अज का प्रधान होता था। फिर है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत जो है ये विदेश विभाग का प्रधान होता था। फिर है काजी उल कुजात। ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। फिर है बरीद मुमालिक। ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। फिर है सदर सुदूर। यह धर्म विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद है मुसिफ ए मुमालिक। ये महालेखाकार होता था। अमीर मजलिस। ये शाही उत्सवों का प्रधान होता था। फिर है खजीन जो कोषाध्यक्ष होता था। अमीर आखुर ये अश्वशाला का प्रधान होता था। फिर है कोतवाल। ये शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश, जिसको गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश का नाम क्या था, तो गुलाम वंश या मामलुक वंश था। 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार 5 वंश, कौन कौन से 5 वंश है? गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश या इलबरी वंश भी कहा जाता है, 1206 से 1290। फिर है खिलजी वंश, 1290 से 1320। फिर है तुगलक वंश, 1320 से 1414। फिर है सैयद वंश, 1414 से 1451। फिर है लोदी वंश, 1451 से 1526। अब चलिए हम एक एक कर सबके बारे में पढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से देखिएगा। वैसे तो सल्तनत काल बहुत बड़ा है, इसमें 5 राजवंशों के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबरी वंश, जो कि 1206 से 1290 में था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह गुलाम वंश का शासक बना, परंतु उसकी हत्या कर इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन का दामाद और गुलाम शासक बना था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं आपके। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का जो है पहला संस्थापक था या सुल्तान था। ठीक है, ये कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम या सेनापति था। फिर इसके बाद इसने राजधानी कहाँ बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाई थी। फिर इसका जो वो था लाहौर को राजधानी बनाई। फिर इसकी मृत्यु के बाद जो है आराम शाह गुलाम वंश का शासक बना, परंतु उसकी हत्या कर इल्तुतमिश जो था वो शासक बन गया। और ये जो इल्तुतमिश था ये इसका गुलाम भी था और दामाद भी था, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि चालीसा दल यानी तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। रजिया बेगम मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं, तो ये भी याद रखिएगा। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटाया गया था। कब हटाया गया था, 1240 में। सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक उलूग खां ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उलूग खां को नसीरुद्दीन महमूद ने यह उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथाओं
को लागू किया तथा नवरोज त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अज की स्थापना की थी। हर जगह से प्रश्न पूछा जाता है, हर एक पॉइंट से प्रश्न आता है। एक पूछा जाएगा कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बलबन ने किया था। सिजदा एवं पापोस प्रथाओं को लागू किसने किया, तो बलबन ने किया। नवराज त्यौहार जो है मनाना किसने शुरू किया था, नवरोज को, यानी नवरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था, तो बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, तो बलबन ने किया था। बलबन ने प्रशासन के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन जाति से इलबरी तुर्क था। बलबन ने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब चलिए खिलजी वंश के बारे में सुनते हैं कि इन्होंने क्या किया। 1290 से 1320 जो इनका समयकाल था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, बस इतना याद रखिएगा। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान किस जो है दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुरू किया था सर्वप्रथम, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस समय दक्षिण, हाँ तो ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत जो है उस समय कौन कौन से शासन थे, तो भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। कहाँ, दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय तथा द्वार समुद्र के होयसल। अलाउद्दीन खिलजी के ये तीनों अभियान सफल रहे, मतलब तीनों पर ही इसने सफलता हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय अदल के रूप में जाना जाता था। तो ये पूछा जाता है कि सराय अदल किसके रूप कहा जाता था, तो जो है वस्त्र बाजार को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। दीवाने आरिज प्रत्येक सैनिक की नामावली एवं हुलिया रखता था। तो ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने हुलिया प्रथा तो और नगद भुगतान की व्यवस्था की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने बहुत सारे कार्य किए थे जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। फिर इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, मध्यकालीन भारतीय शासकों में अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के भरण पोषण हेतु दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया, ताकि कम वेतन देने पर भी सैनिकों की गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। तो इसने बहुत सारे कार्य किए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का मंत्रिपरिषद चलिए देखते हैं। दीवाने वजारत, तो ये वजीर होता था। दीवाने इंसा, ये शाही आदेशों का पालन करवाना होता था। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होता था। दीवाने रसालत, ये विदेश विभाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी जो थे, अब उनके बारे में जानते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है। पहला है सहनाए मंडी, ये बाजार अधीक्षक होता था। फिर है दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखता था। फिर है सराय अदल, ये न्याय के लिए होता था। फिर है बरीद मंडी, ये बाजार निरीक्षक होता था। और फिर है मुनहियान, मुनहियान जो होता था गुप्तचर होता था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तुगलक वंश। इसका समयकाल 1320 से 1414 तक था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के शासनकाल में पंजाब यानी पश्चिमोत्तर प्रांत का राज्यपाल था। ये पूछा जाता है कि कहाँ का राज्यपाल था, तो ध्यान रखिएगा पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। इसी ने खिलजी वंश के पश्चात 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ये पूछा जाता है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक दिल्ली पर शासन किया था, तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया था। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। वर्ष 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवगिरी स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी 1351 ईस्वी अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। क्या था, उलूग खां। क्या नाम था, उलूग खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां या जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। तो ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां या जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। अगला पॉइंट है 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा।
ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ का निवासी था। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कहाँ का था, इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये मोरक्को का था। ठीक, और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और किस पद पर था, तो दिल्ली का काजी। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया जिसे हक ए सर्ब कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की। दासों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। चिकित्सा के लिए दार उल सफ़ा विभाग तथा गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात विभाग बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाग खास करके याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। तुगलक वंश के कुल शासक निम्न है, यहाँ पर देख लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तो ये 1389, अबू बकर शाह 1389 से 90, मोहम्मद शाह तृतीय तो 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम 1394, नुसरत शाह 1394 से 1397, नासिरुद्दीन महमूद 1398 से 1412। अब हम सैयद वंश के बारे में जानते हैं जो कि 1414 से 1451 तक था। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिजर खान ने किया था। खिजर खान तैमूर लंका सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ये पूछा जाता है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो ध्यान रखिएगा खिजर खान ने धारण की थी। ये तैमूर लंका सेनापति था। लोदी वंश, ये 1451 से 1526 तक था। इसमें हम सबसे पहले बहलोल लोदी के बारे में जानते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। सिकंदर लोदी लोदी वंश 1489 से 1517 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा। वह वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ तथा वीर गति को प्राप्त किया। सल्तनतकालीन कर व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में कर व्यवस्था शरीयत के आधार पर निर्धारित थी। शरीयत में 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है: खराज, जजिया, खुम्स और जक़ात। खराज क्या था? यह हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था जो उत्पादकता का 1/4 से 1/3 भाग था। जजिया यह एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम जनता से सल्तनत द्वारा सुरक्षा के नाम पर वसूला जाता था। खुम्स क्या था? यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। जक़ात क्या था? यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम अमीरों की आय व संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगता था। अब राजकीय भाषा देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दिल्ली के सुल्तान फारसी को प्रोत्साहित करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी। तांबे के जो है चलवाए थे इसने। अब कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, किंतु वह केवल इसका आधार ही पूरा कर पाया। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई और निर्माण कार्य पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के समय में
आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 मंजिला जो है बनवाई और इसमें 5 मंजिलें हो गए। ठीक है, तो 2 मंजिला जो है लास्ट का फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। वे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे तथा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने हस्त बहिस्त कविता लिखी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब मध्यकालीन महिला शासिकाओं के बारे में जानते हैं। यहाँ पर वंश है, यहाँ पर महिला शासिका है, यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर शासनकाल दिया गया है। ठीक है, गुलाम वंश में महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इनका राज्य जो था दिल्ली पर था। शासनकाल 1236 से 1240 था। फिर है काकतीय वंश की रानी रुद्राम्भा, ये द्वार समुद्रम राज्य था इनका, 1260 से 1291 थी। फिर है गोंड वंश की रानी दुर्गावती, ये गढ़कंटगा 1560 से 1564 इनके राज्य का नाम था वो। फिर है अहमद शाही वंश, इसमें चांद बीवी थी जिनको चांद बीवी सुल्ताना कहा जाता है। राज्य था अहमदनगर 1595 से 1596। फिर है आदिल शाही, ये बेगम बड़ी साहिबा थी और इनका राज्य था बीजापुर और समयकाल था 1656 से 1663। फिर है भोसले, इसमें ताराबाई थी मराठा राज्य की और 1707 तक इन्होंने शासन किया था। फिर है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिक मार करके रखिएगा। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। फिर ब्रह्म संप्रदाय, यह है माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। फिर है सनकादि संप्रदाय, निम्बकाचार्य इसके प्रवर्तक थे और जो है द्वैताद्वैतवाद जो है इनका मत था। फिर चलिए अब सल्तनत काल से जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जो भी छूटा है यहाँ से कवर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया तो खिलजी ने। कुतुब-उद-दीन ऐबक का संस्थापक था गुलाम वंश। लौह और रक्त की नीति अपनाई बलबन द्वारा। भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था वर्ष 1398 में। ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। खिजर खान से संबंधित था तो सैयद वंश संबंधित था। सभी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है तो नई दिल्ली में। तारीख है फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक मार करके रखिएगा। अगला है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान वर्ग के थे तो तुर्क। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत शब्द का। किसका? मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को डैश डैश कहा जाता था तो आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। फिर है भारतीय इतिहास में सल्तनत काल है तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर काल में आया था तो इल्तुतमिश के काल में आया था। भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। किसने? इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। अगला है दिल्ली का प्रथम शासक दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो बलबन ने किया। रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था, बलबन करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगरिल खां। अगला है मध्यकालीन शासक सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था तो मुबारक खिलजी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिया ही गया है। अगला है दिल्ली का सुल्तान उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूलता था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने डैश डैश सेना को वारंगल में परास्त किया तो अलाउद्दीन खिलजी की। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा को अपनी राजधानी बनाया था तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था तो जौनपुर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को। ने कहा था
हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से डैश डैश ले गया, कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। इब्न बतूता शासनकाल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इतिहासकार बदायूनी ने डैश डैश मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक मार करके रखिएगा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला डैश डैश पहला भारतीय शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्व कर लगाया जाता था तो सिंचाई पर, किस पर? सिंचाई पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। दिल्ली का सुल्तान एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने शासन काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, तो सिकंदर लोदी ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। मध्यकालीन शासक डैश डैश उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, तो बहलोल लोदी ने किया था। शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। भारत में प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। अगला है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ, तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा डैश डैश स्थित है, तो ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था, तो ये जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ? पटियाली में। अमीर खुसरो ने विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली का सुल्तान अपना संस्मरण स्वयं लिखा था, तो फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो इब्न बतूता ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये हमारा विगत वर्षों का प्रश्न भी कंप्लीट होता है। हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, विगत वर्षों के प्रश्नों को भी देख लिया है। अब चलिए सल्तनत काल से जुड़े हुए जो भी प्रश्न यूपी SSSC एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी ने 1194 कब? 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज पर एक शक्तिशाली राज्य था जिसके पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। तो कहाँ हुआ था? चंदावर में हुआ था। कहाँ? चंदावर, चंदावर। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, चंदावर में मारा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1191 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो ये जो है कासगंज है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये किसने अपनाई थी? बलबन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये जो है
कुतुब मीनार, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1296 से 1316, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इसमें से कौन से राजा के निर्माण में योगदान नहीं है? कौन से राजा का निर्माण में इसके योगदान नहीं है? तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार में स्थित है, तो ये जो है दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये कब हुआ था? 1200 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये कब किया था? 1398 में, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये किस राजवंश से संबंधित था? ये संबंधित था सैयद वंश से, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये किस वर्ष किया था? 1526 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो वह हो जाएगा अब्बास खां सरवानी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन खिलजी ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि किस वंश के शासक कितने वर्ष थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 84 वर्ष, खिलजी वंश 1290 से 1320 30 वर्ष, तुगलक वंश 1320 से 1314 92 वर्ष, सैयद वंश सब जो है 1414 से 1451 37 वर्ष। तो इसमें से सबसे कम किसने किया था? 30 जो है वर्ष तक किया था खिलजी वंश ने, और सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये जो है सैयद राजवंश से संबंधित था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैयद। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न के दो विकल्प ए और बी सही उत्तर होंगे, यानी कि हरिहर भी सही होगा और बुक्का भी सही होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुव राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो नरपति कहा जाता था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नरपति। अगला क्वेश्चन है विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो वह है विरूपाक्ष मंदिर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सल्तनत काल से जुड़े हुए यूपी SSSC परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने उन्हें भी कवर कर लिया है। जितने भी सल्तनत काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि पेट के नज़र से इंपॉर्टेंट थे, मैंने उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और ये जो है चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आपका एक जो है दायित्व तो बन जाता है कि इतने से आपका जो है मन नहीं भरना चाहिए। इतना तो आपके लिए रिवीजन के लिए बेहतरीन है, लेकिन जहाँ से भी आपको सल्तनत काल के प्रश्न मिलते हैं आप वहाँ से कीजिए। मैंने छोटी सी वीडियो में कंप्लीट टॉपिक को
पेट के नज़रिए से कवर करने की पूरी कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।